डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो है एटॉमिक रेडियस। अब हम क्या करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैं ले रही हूँ एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब होता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि हमने न्यूक्लियस का सेंटर ले लिया और न्यूक्लियस के सेंटर से जो भी उस एटम का आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहरी कोश जो होगा उसमें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस वहाँ तक का डिस्टेंस। मतलब अगर सपोज हमारे पास हमने एक एटम ऐसे, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस माने नाभिक। तो नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। तो ये तो हो गया नाभिक। ठीक है, नाभिक के बाहर शेल्स बने हुए होते हैं, यानी कि कोश बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरह से कुछ कोश बने हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी है, इन मतलब हर किसी का भाई अलग अलग कन्फिग्रेशन, सारे एटम्स का अलग अलग कन्फिग्रेशन होता है, एलिमेंट जितने भी हैं। तो जहाँ पर तक भी आउटर मोस्ट शेल जिसका, जैसे सपोज मैं ये वाला एक एटम ले लिया। सपोज इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र है, इस केंद्र से लेकर और जो सबसे बाहरी शेल है यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, बस हम इसको बोल देते हैं परमाणु त्रिज्या। जैसे कि हम कैसे करते हैं, जब हम एक गोला लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योमेट्री में कि एक वृत्त जिसको हम बोलते हैं। एक अगर हम सर्कल देखें तो सर्कल की अगर हम त्रिज्या निकालते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो व्यास कहलाता है। ठीक है, डायमीटर जिसको हम बोलते हैं। और सेंटर से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो कहलाता है वो त्रिज्या कहलाता है, यानी कि रेडियस कहलाता है। तो ठीक ऐसा ही, क्योंकि ये हम एक राउंड स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं एटम का, तो न्यूक्लियस के सेंटर से यानी नाभिक के सेंटर से जहां तक भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, मतलब बस न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। तो अब ऐसे देखने में लग रहा है कि हम कितने आराम से इसको न्यूक्लियस का सेंटर ले लेंगे और सबसे बाहरी शेल तक बस इसे नाप लिया। लेकिन एटम की रेडियस नापना इतना आसान काम नहीं होता। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो, पहला रीज़न तो ये है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्बिटल की यानी कि जो हमारा शेल है उसकी जो बाउंड्री है वो ऐसे गोल गोल है। बिल्कुल ऐसा कोई क्लियर नहीं है अभी भी कि ऐसी कोई गोल बाउंड्री तो है नहीं कि भाई हमने ये सेंटर लिया और यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया। ये तो एक्चुअल में ऑर्बिटल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जहाँ तक होती है वहाँ तक हम उसको, वो जगह को हम बोल देते हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, या उसका परमाणु के रहने की जो इलेक्ट्रॉन के रहने की जो जगह है उसको हम एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो कक्षक जिसको हम बोल देते हैं। तो ऐसा कोई एक वेल डिफाइंड जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई गोला तो बना हुआ नहीं है। वेव मैकेनिक्स में देखें तो भाई इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर भी माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लें या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें, कौन सा डिस्टेंस लें, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है परमाणु की त्रिज्या को नापना। दूसरा कारण इसका ये भी है कि अगर एटम जो है वो अकेले अकेले तो ऐसे घूम नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूल्स के साथ है। ठीक, मतलब दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में किसी एक पर्टिकुलर एटम को हम अलग कर सकें और फिर हम उसकी परमाणु त्रिज्या नापें, तो वो भी बहुत मुश्किल काम है, तो भी नहीं ले सकते। और तीसरा कारण ये है कि भाई जितने भी एटम्स हैं वो कोई ना कोई बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाए चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। मतलब जैसे आयनिक बंध जिसको हम कहते हैं या सहसंयोजक बंध है, तो भी परमाणु की त्रिज्या जो है वो डिफरेंट हो जाती है हर बॉन्डिंग में। मतलब अलग अलग बॉन्डिंग में जो होती है परमाणु की त्रिज्या भी डिफर करती है। तो इसलिए हम बहुत मुश्किल से ले पाते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हम एटॉमिक रेडियस को अब हम जो पढ़ेंगे वो इस बेसिस पर पढ़ेंगे कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग किस टाइप की है। तो उस बेसिस पर एटॉमिक रेडियस को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच की बॉन्डिंग के डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है ये। और एटॉमिक रेडियाई जो है, रेडियाई देखिए, रेडियस का मतलब होता है एक त्रिज्या, और रेडियाई अगर RADII लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा त्रिज्याएं। तो ये प्लूरल फॉर्म है और ये रेडियस जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म है, यानी ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो अगर कहीं रेडियाई लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है त्रिज्याएं। ठीक है, तो अब एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं।
कौन सी? कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस क्या है। कोवेलेंट रेडियस जहां पर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको पहले भी कई बार बताई, जैसे सपोज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यानी कि दोनों ने ये इलेक्ट्रॉन को साझा किया हुआ है। ये साझा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दोनों के बीच में होते हैं। और हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और इस वाले हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। ये जो पोर्शन आ गया ये ओवरलैपिंग का होता है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। तो अब इसमें क्या हुआ, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां पर होगी वहां पर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस। मतलब कि अगर हमने कोई सिमिलर एटम्स लिए, जैसे सपोज ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, या ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन है, तो जो दोनों एटम हैं वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और फिर दोनों एटम्स के बीच में क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये पोर्शन हमारा ओवरलैपिंग का हो गया, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। और मॉलिक्यूल कैसे बना? कि दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स ने साझा किए हुए हैं। मतलब इसके पास भी दो अगर ये हाइड्रोजन हम मान के चल रहे हैं तो अब हम कहेंगे कि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुल मिलाकर मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के माने जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया मॉलिक्यूल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो एटम का सेंटर है और इस एटम का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया ये, यानी कि यहाँ सेंटर में क्या होता है? एटम की न्यूक्लियस होता है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो कहलाता है वो हमेशा, यानी दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ से इस सेंटर से और यहाँ तक की दूरी, मतलब इसका जो हाफ ले लिया हमने, तो यहाँ इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियाई। चाहे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक का, बात तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा ये कि सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों एटम्स के नाभिक के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ, ये तो हो गया उनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हाफ कितना हो जाएगा? ये। तो अगर सपोज कि मैं इसको नापने बैठ जाऊं, अगर मैं इसी गोले को ही बात करी, अभी हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो जो 2 सेंटीमीटर होगी उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियाई। हालांकि सेंटीमीटर में रेडियाई नहीं नापते हैं, वो तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बनाया। तो एंगस्ट्रॉम में बहुत छोटा सा होता है क्योंकि एटम, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो तो बहुत ही छोटी होती है, तो वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, नैनोमीटर में या फिर कुछ इस तरीके से। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो जो 2 सेंटीमीटर होगा उसको हम बोलेंगे हाफ, दोनों न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, ठीक। अच्छा, एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके नोट्स के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अब फिर नंबर 2 पे आती है वॉन डेर वाल्स रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस जनरली हम गैसियस एटम्स जो होते हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये एटम्स के बीच में भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है, कहीं पर भी वॉन डेर वाल रेडियस होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया, दोनों एटम ने ओवरलैप किया तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ऐसे ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो हम जो वॉन डेर वाल रेडियस की बात करेंगे तो जो दो मॉलिक्यूल्स जो पास पास में होंगे, यानी इनको हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है पास पास, ठीक है। तो जो दो मॉलिक्यूल्स जब पास पास होंगे तो जो उनके एटम्स जो नियरेस्ट एटम्स होंगे, देखो अब यहाँ पर ये वाला नियरेस्ट एटम है और ये मतलब इसके पास ये वाला एटम पास पड़ रहा है और इस मॉलिक्यूल के पास ये वाला एटम पास पड़ रहा है। तो जो पास वाले एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के जो पास वाले एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस देख लिया हमने, तो ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का फिर हाफ कर लिया, तो वो हाफ जो हो जाएगा वो वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाएगी। यानी कि अगर हम डिफाइन करें तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, यानी आधा डिस्टेंस कौन सा? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल, यानी कि दो पास पास वाले मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल के भी दो पास पास वाले एटम्स, तो ये मॉलिक्यूल का एक एटम और इस मॉलिक्यूल का एक एटम, ठीक है। और ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे के पास हैं, और इनके जो सेंटर हैं उनका जो डिस्टेंस है उनके भी हाफ,
वो हम कहेंगे उसको वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो अगर हम वॉन डेर वाल्स रेडियस और कोवलेंट रेडियस में अगर हम इनका वो देखें कि भाई इनका लेंथ के बेसिस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस होती है वो छोटी होती है और जो वॉन डेर वाल रेडियस होगी वो बड़ी होगी। क्यों? देखने में भी लग रहा है आपको। यहाँ पर क्या है, दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस तो है, लेकिन इन दोनों एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पर आ गई ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग होने से क्या हो गया, इन दोनों एटम्स के जो सेंटर्स थे उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो सिर्फ पास वाले एटम्स है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम कहेंगे कि ये तो हो जाएगी वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन, तो वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा साइज में जो होती है वो बड़ी होती है, और जो कोवलेंट रेडियाई होती है वो साइज में थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे, तीसरी है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जनरली मेटल्स में हमें देखने, यानी कि जो धातुएं होती हैं उन धातु में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस। अब ये मेटालिक लैटिस क्या होता है, पहले तो यही देखेंगे। मेटालिक लैटिस माने होता है मेटल का जो क्रिस्टल, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जालक शायद हिंदी में बोलते हैं इसको। तो मेटल का जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होता है, ये जो मैंने ऐसे गोले गोले दिखा रखे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, ये मेटल के आयंस हैं। आयंस कैसे बनते हैं, मेटल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयंस बन जाते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज, यानी पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं, बड़े बड़े गोले जो हैं वो हैं मेटल के आयंस, और जो वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें से, वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के क्रिस्टल्स में रहते हैं। ये जो छोटे छोटे बीच में दिखा रखे हैं ये सब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और इन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आयन दोनों इस इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सब बंधे हुए रहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है मेटेलिक लैटिस का। तो उतना तो खैर डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बस मैं आपको यहाँ से बताना चाह रही थी कि मेटल क्रिस्टल देखने में कैसा लगता है, कि उसके अंदर मेटल के आयंस होते हैं, इनको हम कैर्नल्स भी बोल देते हैं, और इनके बीच में ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल माने जो मूव कर सकते हैं, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके बीच में अट्रैक्शन रहता है, पॉजिटिव है और चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, सबके बीच में अट्रैक्शन रहता है। तो ये सब बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो दो मेटल आयन के बीच का जो डिस्टेंस है और उसका भी हाफ, वो कहलाएगा मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो अगर हम देखें, अभी मैंने साइज की जब बात की थी, तो वॉन डेर वाल रेडियाई सबसे बड़ी होती है और कोवलेंट रेडियस सबसे छोटी, और मेटालिक रेडियस इनके बीच में आ जाती है। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई है। ठीक, तो इस तरह से ये तीनों रेडियस हैं। तो जब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे तो इन्हीं रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। तो अब जो हम इसमें नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स बताना है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं, और जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियाई, और अब हम देखेंगे सबसे पहले कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन माने मतलब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ग्रुप में चलने पर या पीरियड में चलने पर उस एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बढ़ रही है या वो घट रही है, बस हमें यही पढ़ना है, और इसी को हम पीरियोडिक ट्रेंड्स बोल देते हैं। ठीक, तो अब इस पे एटॉमिक रेडियाई यूजुअली डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एटम। ये चीज है जो फैक्टर्स डिपेंडिंग होते हैं कि एटॉमिक रेडियाई किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश, और दूसरा होता है नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एटम, यानी कि जो शेल्स है, जो मुख्य कोश हैं, उनका नंबर पर, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। अब ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। कैसे हैं, सबसे पहले हम पीरियड की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम किसी पीरियड में मूव, तो इसमें लिखा हुआ है द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं, अब पीरियड में मूव करने का मतलब क्या, जैसे देखिए थी आपके सामने पीरियोडिक टेबल, पीरियड होते हैं ये वाले, ठीक है, इस तरह से जब हम मूव कर रहे हैं, यानी कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे, तो सबसे पहले हम पीरियड, जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो जनरली डिक्रीज करती है। अब वो डिक्रीज क्यों कर रही है उसका रीजन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पर,
ये मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर मैंने इनका जो है न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखिए एक हमारा हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है। और बाहर की साइड है इसमें शेल्स यानी कि कोश इसके, ठीक है, तो मैंने ये कोश बना दिए इसके। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज मैंने अभी आपको बताया नाभिक में प्रेजेंट एक्चुअल में प्रोटॉन का नंबर जो होता है, अब बस उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बोलते रहे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो देख रहे हैं आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर, अगर हम परमाणु क्रमांक, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम्स में, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में जैसे लिथियम का होगा 1s2 2s1, तो मैंने यहाँ 1s2 नहीं लिखा, खाली 2s1 लिखा है, क्योंकि 1s2 तो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन में चला गया, 2 हीलियम में हो गए, तो 1s2 शेल, तो यहाँ अब लिथियम के पास कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस 3 इलेक्ट्रॉन्स में से हम अगर लिखेंगे तो 1s2 और 2s1, ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चलेगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन गया 2s1 में, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम के लिए क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर अब हो गया 4, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2। बोरॉन में है 5, तो अब 1s2 2s2 और 2p1, क्योंकि अब 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 2s भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो अब p में इलेक्ट्रॉन भरना जो है शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसके आगे खाली 2p ही लिखा है, बाकी सब छोड़ दिया आगे का, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जो है वो एंटर कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में ही चलता चला जा रहा है। शुरू में वो s में गया, जब s पूरा भर गया तो फिर वो p में भरता चला गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। सपोज मैं ये कह रही हूँ कि अगर सपोज ये मैंने s को मान लिया, ये सपोज 2s दिखा दिया मैंने, और यहाँ पर सपोज मैंने 2p दिखाया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ देखेंगे, अगर बोरॉन की बात करें, जैसे 2p में गया पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 2p2 कार्बन में भी यहीं पर गया, नाइट्रोजन में भी यहीं पर गया, फिर ऑक्सीजन में भी यहीं गया, फ्लोरीन में भी यहीं गया, और फिर नियॉन में भी यहीं पर गया। यानी कि एक ही शेल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही कि एक ही सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ प्रोटॉन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पे मतलब प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्योंकि अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो जब ये अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा तो ये शेल भी थोड़ा सा इधर की साइड मूव कर जाता है धीरे धीरे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रेजेंट है बस उसी को तो हम शेल कह रहे हैं, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं कि बस इतना है, यही हमारा जो है शेल है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही, क्योंकि वो ऑर्बिटल बन रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास में आते चले जाएंगे, हम कहेंगे कि शेल्स भी जो है वो पास में आते चले जा रहे हैं। तो ये पास में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है इनका, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। इससे क्या हो रहा है कि शेल्स जब इनके पास आ जाएंगे तो साइज जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। भाई पहले शेल यहाँ पर था, धीरे धीरे जब ये पास, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये शेल्स जो है वो थोड़ा सा पास में आते चले जाएंगे। तो जब पास में आएंगे तो साइज जो है वो थोड़ा घटना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज इसमें भी लिखी हुई है कि दिस डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय 1 यूनिट। यानी कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 था, फिर 4, एक यूनिट बढ़ रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी एक नंबर से हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। बट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू द सेम शेल। लेकिन जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन से मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो s में गया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो p में गया, फिर
यहाँ पर भी पी में गया, सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाके पी में चलता चला जा रहा है। तो सेम शेल में एडिशनल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के पास खींचते चले आ रहे हैं बाय द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। दिस कॉजेज द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, और इसी कारण जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। अब इसमें एक चीज और है, यहां तक लिथियम से लेके फ्लोरीन तक तो एटॉमिक साइज जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस कह रही हूं मैं, जो नियॉन है, नियॉन के केस में जो हो रहा है यहाँ पर, इसका जो एटॉमिक साइज है वो एकदम से इंक्रीज कर गया। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस होती है 64 पिकोमीटर, ठीक है, और नियॉन की लगभग होती है 131 पिकोमीटर। तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 64 थी और यहाँ एकदम से बढ़ गया। तो ये एकदम से क्यों बढ़ गया है, तो एकदम से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम नियॉन के केस में, देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब के केस में हम मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्डिंग देखते हैं, हम कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट रेडियस, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की कोवलेंट रेडियस ऐसी तो बनी होगी, कोवलेंट रेडियस अभी हमने देखी कि इस तरह से ओवरलैपिंग से जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तब हम कोवलेंट रेडियस नापते हैं। लेकिन नियॉन कभी भी मॉलिक्यूल की तरह तो रहेगा नहीं, क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, Ne2 कभी नहीं होता, सिर्फ Ne होता है, एक सिंगल एटम है। तो नियॉन का जो एक सिंगल एटम होगा, और बहुत नियॉन है तो नियॉन में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो दूसरा एटम भी होगा तो कहीं पास में ही होगा। तो एटम्स के बीच में जब हम रेडियाई को नापते हैं वो होती है हमारी वॉन्डर वॉल रेडियाई। तो इनर्ट गैसेस के केसेस में हम वॉन्डर वॉल रेडियाई नापते हैं, जबकि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के केसेस में हम कोवलेंट रेडियाई मानते हैं और मापते हैं, मतलब मेजर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वॉन्डर वॉल रेडियाई हमारी, अभी मैंने आपको बताया था, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो हमारी ये सारी है कोवलेंट रेडियाई वो हमारी सारी छोटी होती है, तो इसलिए नियॉन का साइज जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक तो साइज में डिक्रीज देखने को मिलेगी, घटता हुआ, लेकिन नियॉन में एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नियॉन के केस में हम वॉन्डर वॉल रेडियाई को नाप रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द एटॉमिक रेडियस एब्रप्टली इंक्रीजेस, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस द एटॉमिक रेडियस इज वॉन्डर वॉल रेडियस, while in case of other elements the atomic radius is covalent radius। तो यही जो मैंने आपको समझाया कि बाकी सारे एलिमेंट्स के केस में जो हम एटॉमिक रेडियस नाप रहे हैं वो कोवलेंट रेडियस है, और नियॉन या इनर्ट गैसेस के केसेस में जो हम नाप रहे हैं वो वॉन्डर वॉल रेडियस है, और वॉन्डर वॉल रेडियस जो साइज में बड़ी होती ही है। तो ये तो था वेरिएशन इन पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप, ग्रुप में चलने पर क्या होता है। अब ग्रुप में चलने का क्या मतलब हुआ, ग्रुप में चलने का मतलब हुआ जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप देखें तो फर्स्ट ग्रुप में हम चल रहे हैं हाइड्रोजन से फ्रेंसियम की तरफ, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम चलना शुरू हुए तो पहले हाइड्रोजन का देखेंगे, लिथियम, इस तरह से हम जो है टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम चलने पर अब क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फिर से शो किया, ये लिथियम था, लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था 2s1। लिथियम के बाद सोडियम आया, सोडियम में क्या हो गया 3s1, पोटेशियम में क्या हो गया 4s1, रुबिडियम में 5s1। ये सिर्फ आउटर मोस्ट है, बाहरी, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं 1s2 2s1 तो इसका कैसे लिखेंगे, सोडियम का कैसे लिखेंगे हम, सोडियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, यहां पर था सेकंड शेल, लिथियम के केस में था सेकंड शेल, दूसरा शेल। ये मैंने कहा था ना, बाहरी शेल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल को कैसे देखते हैं, जब जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है बस हम उसको देख लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम चलने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, प्रोटॉन्स तो यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा शेल आ गया, यहाँ चौथा शेल आ गया, यहाँ पांचवा शेल, यहाँ छठा शेल। यानी हो क्या रहा है, हो कुछ इस तरीके से रहा है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस था, ये पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल आ गया, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह से कितना बड़ा साइज अपने आप में। जब शेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप से साइज बड़ा हो रहा है। और इससे जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे थे, यानी पीरियड में चल रहे थे, तो शेल्स का नंबर नहीं बढ़ रहा था, शेल्स तो वही थी, दूसरे शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स चलते चले जा रहे थे, दूसरे के p ऑर्बिटल्स में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, किसी ग्रुप में चलेंगे, तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, वो हमें इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी पता चल रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तो साइज हमें यहाँ देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि साइज बड़ा हो रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स है,
यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो अभी भी ये न्यूक्लियर चार्ज इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर ये खींचने मतलब अट्रैक्शन तो लगा रहा है जैसे पहले लगा रहा था, लेकिन अब की बार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियर चार्ज को उतना फील नहीं कर पाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कैसे कम, रिड्यूस, यानी जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज था थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, और इस रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को ही हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों कम हो गया, क्योंकि हाँ जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में खड़े हो जाएंगे, स्क्रीन का काम करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, इसको दूर भेजेंगे, ठीक है, और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आ जाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियर चार्ज को उतना फील नहीं कर पाता जितना ये इस पर लगा रहा होता है। तो अब जब ये उतना फील ही नहीं कर पाएगा तो इसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा खिंच नहीं पाता जैसे पहले खिंच रहा था, क्योंकि पहले सेम शेल में चल रहा था तो वो खिंचा चला जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि एक तो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी, और दूसरी चीज़ है बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग का काम करते हैं, वो इसको रिपेल करते हैं और बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो वो स्क्रीनिंग हो जाती है इनकी। तो इसलिए न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से अपनी तरफ नहीं खींच पाता या उतना ताकत से अपनी तरफ नहीं खींच पाता जितना कि वो पीरियड में खींच पा रहा था। तो जब नहीं खींच पाएगा अपनी तरफ तो थोड़ा सा दूर ही रहेंगे, तो दूर रहेंगे तो साइज तो है वो अपने आप से बढ़ जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इन मूविंग डाउन अ ग्रुप, यहाँ पर पहले क्या है कि रेडियाई जो है इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलने पर, ऊपर से नीचे चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी यानी कि बढ़ेगी, और जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। ये एटॉमिक रेडियाई आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इसका वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि इसी चीज पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड्स भी डिपेंड करते हैं। तो इन मूविंग डाउन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो नाभिक का आवेश बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पर देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द प्रिंसिपल शेल्स, वही मैंने आपको बताया कि मुख्य कोश का नंबर भी जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर तो प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे ये चार्ज तो बढ़ता चला जा रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगा पा रहा था, लेकिन ये फील नहीं कर पा रहा था इसको, जितना भी ज़्यादा इस पर लगाया इसने अट्रैक्शन, लेकिन ये फील नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया बीच में, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड, अब क्या होगा, ये जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा यानी कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, और इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज ही डिक्रीज कर गया तो जो डिस्टेंस था वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए वहां पर जो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, नीचे चलने पर हमेशा जो है देखेंगे हम साइज का इंक्रीज होना। तो साइज इंक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां पर स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, और आउटर मोस्ट शेल का नंबर भी क्यों है, बाहर के जो हमारा ये शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और बीच के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। और जब न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो साइज अपने आप से इंक्रीज करेगा। तो ये था वेरिएशन इन अ ग्रुप और वेरिएशन इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई का। अब हम नेक्स्ट रेडियस पढ़ेंगे इसमें आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो आयन की रेडियस होती है, सबसे पहले कि आयन होता क्या है। आयन का मतलब होता है कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास ये ए एटम है, इस ए एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसको तो हम कहते हैं एटम यानी परमाणु, और इसको हम कह देते हैं आयन, ठीक है। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो हम इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव आयन, या हम इसको बोल देते हैं कैटायन, या हम बोलेंगे धनायन, ठीक है। और यही एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले यानी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में डाल ले तो इस एटम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज आ गया तब भी ये एक आयन बना, लेकिन अब की बार ये ऋणायन बना, और ऋणायन को हम बोल देते हैं एनायन। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, कैटायन मीन्स धनायन, एनायन मीन्स ऋणायन, ठीक है। तो अब हम इस कैटायन और एनायन की रेडियस को कैसे नापेंगे, तो फिर वही कैटायन और एनायन जहां पर भी होंगे
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहां पर आयनिक बंध बनता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अब हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन में जाएंगे। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, इन्फ्लुएंस माने होता है प्रभाव। तो हमने देखा कैटायन का साइज छोटा होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने स्लेटर्स रूल में भी डिस्कस किया था कि कैटायन का साइज छोटा क्यों होगा और एनायन का साइज बड़ा क्यों होगा। तो कैटायन का साइज हो गया छोटा, एनायन का साइज हो गया बड़ा। तो कैटायन पर है ये पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर है ये नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, दोनों पास पास में आए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो फिर से हम यही देखेंगे कि जो दोनों का न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, ये इसका न्यूक्लियस सेंटर, ये न्यूक्लियस का सेंटर, ये तो दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस हो गया वो तो हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जो इसका हाफ हो गया, हाफ तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हाफ तो, क्योंकि ये वाली त्रिज्या तो बड़ी होगी, क्योंकि जब एनायन का साइज बड़ा होगा तो ये त्रिज्या बड़ी हो जाएगी और ये त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो हम इसीलिए यहाँ पर हमने ये बोला है कि न्यूक्लियस से किसी आयन के नाभिक से जो इफेक्टिव डिस्टेंस है कहाँ तक का, जहां तक कि वो आयनिक बॉन्ड के इन्फ्लुएंस में है, बस वहां तक के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं आयनिक रेडियस। तो अगर हम कैटायन की रेडियस को देखेंगे तो वो यहां से यहां तक की आएगी, और एनायन की रेडियस देखेंगे तो इसके सेंटर से यहां तक। तो यहां तक का इफेक्टिव डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा उसको हम बोल दे रहे हैं, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ एनायन और ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, और यहाँ देखने से भी लग रहा है कि कैटायन का साइज क्योंकि छोटा है तो कैटायन की जो त्रिज्या होगी वो छोटी होगी, और जो एनायन की मतलब आयनिक रेडियस होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन यानी कैटायन की त्रिज्या जो होती है पेरेंट एटम से, यानी कि जिस एटम से कैटायन बना है उससे छोटी क्यों होती है। तो वो तो हमने स्लेटर्स रूल के बेस पर डिफाइन भी किया था, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैटायन जो है वो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो इंक्रीज कर रहा था। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तब रेडियस छोटी हो जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं कैटायन कैसे फॉर्म होता है। तो अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। मतलब एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो हमारा जो है वो कैटायन बन जाएगा। जनरली the whole of the outermost shell of electron is removed so that the resulting cation is smaller in size। देखो पहला कारण तो ये हुआ, जैसे सपोज सोडियम है, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो देखिए तीसरा शेल यहाँ पर था, तीसरे शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो तीसरा शेल तो खत्म हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया इस पर आया पॉजिटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो पहले तो जो हम दिखा रहे थे इसमें, अगर मैं एक और पेपर ले लेते हैं, देखिए तो जो हम पहले इसमें ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी शेल हो गई। ठीक है, ये तो तीसरी शेल इसमें आ गई। अब जब सोडियम आयन की बात करेंगे तो तीसरी शेल तो खत्म ही हो गई। तो तीसरी शेल जब खत्म हो जाएगी तो हम क्या बनाएंगे, एक शेल और ये दो शेल। तो इसमें और इसमें साइज में अपने आप में डिफरेंस आ गया, क्योंकि इसके केस में तीसरी शेल ही खत्म हो गई तो साइज तो अपने आप से छोटा हो गया। और इसके अलावा क्या कारण है, नाउ इन द कैटायन द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। अब क्या है, कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन का नंबर तो वही रहा, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ा निकले तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम लेस। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो कम हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन द साइज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सोडियम था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर तो इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो अब इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो अब यहाँ पर तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, यानी न्यूक्लियर चार्ज 11 का था और 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींच पाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर हो गया ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया कम। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट एटम हो गया ये और आयन हो गया ये। तो इस कैटायन की रेडियस जो है इसके कंपैरिजन में छोटी हो गई दो रीजन के कारण। एक तो ये आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो गया और दूसरा यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन फील करेंगे अट्रैक्शन को वो ज्यादा फील कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो चुका है। तो यहां पर हम इस वजह से कह सकते हैं। अब अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो टॉप टू बॉटम चलने पर किसी ग्रुप में हमेशा क्या होगा, जैसे आयनिक जो हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे कि इंक्रीज करती है, तो ऐसे ही आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वहां पर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम चलने पर तो जैसे एटॉमिक रेडियस थी बिल्कुल वैसे ही आयनिक रेडियस बिहेव करेगी। लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन थी वो इसलिए थी कि पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कैटायन जो है वो छोटा क्यों होता है। अब हम देखेंगे कि पेरेंट एटम के कंपैरिजन में एनायन बड़ा क्यों होता है। एनायन कैसे फॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब अंदर चला गया तो क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए यहां पर थे 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो अब क्या हो गए, 17 प्रोटॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया लेकिन जो प्रोटॉन का नंबर कम हो गया। तो जब कम प्रोटॉन है तो ये उतना फोर्स के साथ इतने 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं, जितना 17 को खींच पा रहे थे 17 18 को नहीं खींच पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो कम मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यही यहाँ पर हमने, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आयन की रेडियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। और न्यूक्लियर चार्ज का जितना भी न्यूक्लियर चार्ज अगर हम कह रहे हैं कि कम हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइज है इसका एनायन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इन द एनायन द न्यूक्लियर चार्ज इज द सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज्ड। अब न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गए हैं। तो सिंस सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ एक्ट्स ऑन द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, अब वो घट जाएगा। तो जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा एनायन में तो हमेशा जो है साइज उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर भी हम जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एनायन की रेडियाई जो होगी वो अलग अलग उसमें देख रहे हैं, जैसे फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ऐसे अगर हम ब्रोमीन की, आयोडीन की, उनके आयन की बात कर रहे हैं तब एटॉमिक जो आयनिक रेडियाई होगी वो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और इसी पे बेसिस अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि भाई ये आपके पास आयन दिए हुए हों और इनका डिक्रीजिंग साइज आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग साइज यानी कि एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पर लगाना है। तो हमने ये सारे यहाँ पर लिख लिए, फिर हमने इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे। फिर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें, देखिए Na का जो चार्ज होता है, सॉरी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं, फ्लोरीन में 9 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, नाइट्रोजन में 7। ये तो हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक में प्रेजेंट जो प्रोटॉन है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए अगर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे या 9 ही प्रोटॉन थे, लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सबके पास जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। द आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन सबका न्यूक्लियर चार्ज अलग है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अलग है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम, ऐसे आयंस को हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब विद इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पे जाएं तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस। वो तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस पर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से अपनी तरफ खींच पाएंगे, उतना बल के साथ बहुत खींच पाएंगे, तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई, और इसी की वजह से आयनिक रेडियाई जो है वो कम हो जाती है। तो हमने ये साइज के बेसिस पर इसको लगा दिया। तो आप देख रहे हैं अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता हुआ क्रम है, इसका 7 है न्यूक्लियर चार्ज, इसका 8 है, ये 9, ये 11, ये 12, ये 3rd, और साइज जो है उसी हिसाब से घटता चला जा रहा है। तो देख रहे हैं आप न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है साइज उतना छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जितना कम है साइज उतना बड़ा हो गया। ये जो साइन है इसका मतलब ये N पे 3 माइनस चार्ज, ये साइज सबसे बड़ा होगा और एल्यूमिनियम +3 सबसे छोटा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज
और जो साइज हैं वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना कम। ठीक है, और अगर हम बात करें सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो हमने यहाँ देखा कि न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एटॉमिक साइज के। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना कम हो गया। दूसरी चीज़, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के केस में देखें तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा अगर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका साइज जो है वो छोटा होगा, यानी ये भी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना छोटा होगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना, और सोचने वाली बात है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइज अपने आप से बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो बीच का प्रोटॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स पर अब उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारा नॉर्मल अगर हम देखें तो वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब कुछ था। आज हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स जो देखा वो देखा एटॉमिक साइज के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।